हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में हौसले और उम्मीद से भरे उन 41 फंसे मजदूरों के साथ, जो शरीर से तो कमजोर हो गए हैं लेकिन उनके इरादे फौलादी हैं। जिंदगी की जंग लड़ रहे ये 41 लोग अब खुद ही रेस्क्यू टीम की हिम्मत बन चुके हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो भी अंदर की तरफ से खुदाई के लिए तैयार हैं। तेरह दिन से जिंदगी की जंग, दशरथ मांझी की कसम, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। पिछले 13 दिनों से सुरंग में फंसे इन 41 मजदूरों का शरीर कमजोर पड़ रहा है। सूरज की रोशनी देखे करीब 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन हौसला चट्टान की तरह मजबूत और जिंदा है। रेस्क्यू टीम भी इन्हें बचाने के लिए सुरंग के बाहर हर प्रयास को जान की बाजी लगाकर कर रही है। अंदर फंसे 41 मजदूरों की इच्छा शक्ति दशरथ मांझी की ही तरह मजबूत दिखाई दे रही है, जिन्होंने 22 साल के भीतर पहाड़ के बीच से सड़क बनाने में कभी हिम्मत नहीं हारी। दरअसल उत्तरकाशी की टनल के भीतर से फंसे हुए मजदूरों ने इच्छा जताई है कि राहत कार्यों में वो हाथ बटाने के लिए अब भी तैयार हैं। वो बिल्कुल तैयार है हमारी मदद करने के लिए कि उस तरफ से भी अगर हमको कुछ रबल निकालना पड़े तो वो लोग तैयार हैं, उनके पास क्योंकि मशीन्स भी हैं वहाँ पर। जब भी अधिकारियों से इन फंसे हुए मजदूरों की बातचीत होती है, भीतर से उनकी आवाज रेस्क्यू टीम में और जोश भर देती है। बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ टनल में खुदाई करने के लिए मशीनें चाहे कितनी बार खराब हों, रेस्क्यू टीम संकट मोचक बन इन मजदूरों के लिए जी जान एक किए हुए है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम चरण में सभी को बाहर निकालने के लिए निरंतर अभ्यास कर रही है। अंदर मजदूरों को खिचड़ी और दूध भेजा गया है, जबकि रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है। महाकाल मंदिर में सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना भी की गई है। बचाव कार्य में कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, जैसे ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड, जबकि मलबे में सरिया पत्थर की मौजूदगी भी कम परेशान नहीं कर रही। पानी के रिसाव से भी खतरा बढ़ा हुआ है। सुरंग में ऑक्सीजन की कमी भी है। अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। ऑर्गन मशीन के रास्ते में पाइप प्रूफिंग का एक पाइप रास्ते में आ गया था, इसे भी निकाल लिया गया है। रडार पेनिट्रेटिंग के जरिए पता चला है कि 5 मीटर की दूरी में कोई मेटलिक पदार्थ नहीं है, यानी अब ड्रिलिंग आसान हो सकती है। आपको बता दें कि अब तक 60 में से 46 मीटर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की टीम ये भी जांचने पहुंची थी कि किस तरह से आगे का जो मलबा है, यानी पेनिट्रेशन रडार के जरिए वो ये देखने गए थे कि आगे जो मलबा है उसमें कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो खुशी की बात ये भी है कि कोई मेटालिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी 5 मीटर तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। सुरंग के बाहर कई देवदूत अपनी तरफ से तैयारी कर चुके हैं। श्रमिकों के इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह तैयार है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बताते हैं कि सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी आखिर कैसी है। मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम पाइपलाइन से स्केट्स लगी टेम्पररी ट्रॉली के जरिए बाहर खींचकर निकालेगी। पाइपलाइन में ट्रॉली के इस्तेमाल से 60 मीटर का रास्ता तय किया जाएगा। पाइपलाइन में ट्रॉली का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि 12 दिनों से फंसे मजदूरों के लिए अपने आप निकलना आसान नहीं होगा। 60 मीटर की
पाइपलाइन बिछाने के बाद भी 41 लोगों को बाहर लाने के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। बाहर लाते ही इन मजदूरों के लिए उनके पास मेडिकल सेंटर में 41 बिस्तरों वाला अस्पताल रेडी है और जरूरत हुई तो मजदूरों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुरंग में फंसे मजदूरों की मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका है, इसलिए सभी मजदूरों की एक एक करके काउंसलिंग भी की जाएगी। एक तरफ टनल के भीतर ये 41 मजदूर हिम्मत बांधे हुए हैं, वहीं इनके परिवार वालों की आंखें सुरंग की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। किसी की आंखों में खुशी के आंसू हैं तो किसी की आंखों में इंतजार भरी चमक। जो जहां है वहीं से मजदूरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। भरोसा है कि ये इंतजार जल्द खत्म होगा। लड़ने की शक्ति मांग रहे हैं। दीपावली और छठ पूजा हमारे लिए फीका रहा, पूरे परिवार पूरे गांव के लिए फीका रहा। तो हमारा एक प्लान है कि अगर सकुशल सुरक्षित अगर रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाता है सभी 41 लोगों को, तो एक तरीके से दिवाली आज हमारी दिवाली हम आज दिवाली मनाएंगे, इस तरीके का मतलब हमारी एक प्लान है, सोच है। उत्तर प्रदेश के ही श्रावस्ती के 6 मजदूर दिवाली से पहले सुरंग में फंस गए थे। दिवाली के दिन हुए इस हादसे की वजह से इन परिवारों के घर अंधेरा छाया रहा, न दीप जले और न ही दिवाली मनाई गई। हर तरफ मातम पसर गया। लेकिन अब उम्मीद जगी है। अब टनल में फंसे मजदूर का बेटा कह रहा है कि जब पापा बाहर निकलेंगे तभी दिया जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। मेरे पापा जब आएंगे तो मेरे गांव वाले और हम सभी लोग मिलकर दीपावली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। सिलक्यारा सुरंग में गिरिडीह के 2 मजदूर विश्वजीत और सुबोध भी फंसे हुए हैं। उनके परिजनों को जब पता चला कि अब सुरंग में कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग रह गई है तो उनके चेहरे पर सुकून दिखा। अपनों के जल्द बाहर आने की उम्मीद के साथ वो रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ साथ जो 41 मजदूर है, मैं सभी के बारे में ये बात पर जो है खुशी जाहिर है कि लगातार विगत 12 दिनों से जो फंसे हैं निकलने की आस है, उम्मीद है। बिहार के बांका के रहने वाले वीरेंद्र किस्कू भी टनल में फंसे हैं। उनके घर में उनकी 3 बेटियां और एक बेटा घर पर उनकी राहत ताक रहे हैं। तो किस्कू की पत्नी पति के फंसे होने की खबर पाकर खुद को रोक नहीं पाई और सिलक्यारा टनल के पास पहुंच गई। और जब टनल में अपने पति की फोटो देखी तब जाकर चैन की सांस ली। इस बीच गांव में अपने बेटे के लिए किस्कू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुरंग में फंसे हुए हैं, उन्हीं के बदौलत हमारा घर द्वार चल रहा था और अभी जो सुरंग में फंसा हुआ है, मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ, मेरा बेटा सुरंग से निकल जाता है तो जल्द से जल्द घर वापस करने के लिए कृपा। बिहार के कई मजदूर टनल में फंसे हैं। उनमें रोहतास जिले के हरिद्वार शर्मा भी शामिल हैं, जिनका परिवार उनके जल्द बाहर आने की कामना कर रहा है। हमें उम्मीद है कि उन लोग बाहर आएंगे, आ जाएंगे बाहर। कौन कौन है सुशील के परिवार में और कौन कौन है? उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। माँ है, पिताजी हैं और वाइफ है। बिहार के ही भोजपुर के सैफ अहमद का परिवार बेटे के सुरक्षित बाहर आने की कामना कर रहा है। टनल में फंसने के बाद कई दिन जब बात नहीं हुई तो उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों की मदद से रेस्क्यू में तेजी आई और जब उन्हें बेटे सैफ के साथ बात करवाई गई तब जाकर उनकी जान में जान आई। जल्द मेरा बच्चा सब जितने सब निकल जाए, ये दुआ हम कर रहे हैं।
टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार बाहर रेस्क्यू टीम के संपर्क में हैं, लेकिन जब अंदर फंसे मजदूरों की पहली बार तस्वीर आई और उसमें मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार नहीं दिखे तो उनके परिवार पर जैसे मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, और तब से पूरा परिवार गम में डूबा है। बच्चे से बात नहीं हुआ, वो आदमी हमरा ये उसका चाचा है तो मामा, वही लोग फोन करके। मंडी जिले के विशाल भी टनल के अंदर फंसे हैं। उनका परिवार बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बेटा अंदर क्या खा पी रहा है, कैसा है, कब बाहर निकलेगा, इसे लेकर परिवार परेशान है। मां सरकार से जल्द ही बेटी को बाहर निकालने की मांग कर रही है। हमें दीपावली के दिन पता चला कि वहाँ टंडल गिरा हुआ है। हमें पता चला कि भाई वहाँ पे पता नहीं वो कैसे रह रहा है 12 दिन से। अब हम क्या बोले, हम यही प्रशासन से यही दुआ करते हैं कि भाई जो वो जल्दी से जल्दी घर आए। टनल में 8 राज्यों के 40 मजदूर 13 दिनों से फंसे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड के हैं, जबकि 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के। किसी भी वक्त उनके बाहर आने की खुशखबरी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट के जरिए राजौरी के बाजीमाल में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनमें कर्नाटक के मंगलोर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन MV प्रांजल हैं, आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता, पुंछ निवासी हवलदार अब्दुल माजिद और नैनीताल के रहने वाले लांस नायक संजय बिष्ट और अलीगढ़ के रहने वाले पैराट्रूपर सचिन लौर। इन नायकों को हमारा बार बार प्रणाम है, क्योंकि अपने देश के लिए देश के झंडे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर निकल जाना हर देशवासी के भाग्य में नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए। न बस्ती न सहरा न बन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ, सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले। मेरा बेटा शेर था, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। सेना की वर्दी पहनने के बाद से इन 5 सपूतों ने देश के लिए तिरंगे में ही लिपटने की कसम खाई थी, और आज तिरंगे में लिपटे इन बहादुरों पर 140 करोड़ लोगों को गर्व है। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले पैरा ट्रूपर शहीद सचिन लौर कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए निकले थे, लेकिन घर में उन्हें सेहरा बांधने की तैयारी चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस घर में शहनाई बजने की तैयारी चल रही है वहां ऐसे मातम पसर जाएगा। शायद सचिन को इस अनहोनी का पहले से ही अंदेशा हो चुका था। उन्होंने 2 दिन पहले ही अपने दोस्त को फोन कर कहा था, तिरंगा लेकर आओ और घर पर लगा दो। तिरंगा मेरे घर पर लगवा दे। तो बोला तिरंगा ले लिया। मैंने कि भाई मैं तो भूल गया कि ना तू तिरंगा लेके नहीं जाएगा। मैंने कि आज भाई दोस्त तेरा तिरंगा तेरे घर पहुंच जाएगा। शहीद सचिन की मां बेटे के जाने के गम में बदहवास हो चुकी है। आसपास की महिलाएं उन्हें संभालने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन वो रो रो कर बस बेटे को बुला रही हैं। क्या डिमांड करूं सरकार से? कहाँ रहेगा बेटा? बेटा ही चाहिए वो तो बनो। यूपी के आगरा के रहने वाले शहीद कैप्टन शुभम के घर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बुरी तरह रोती बिलखती शहीद शुभम की मां की हालत कलेजे को चीर कर रख देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के सामने दहाड़े मार मार कर रोती मां को देख हर कोई ठहर सा गया।
बीते 9 अक्टूबर को कैप्टन शुभम का जन्मदिन था। उस समय वो घर पर ही थे। तब पूरे परिवार ने धूमधाम से घर में लाडले का जन्मदिन मनाया, हजारों साल जीने का आशीर्वाद दिया था। शहीद शुभम के पिता के बुढ़ापे का सहारा भले ही आज उनके साथ नहीं, लेकिन बहादुर बेटे की शहादत उन्हें हिम्मत दे रही है। मेरा बेटा शेर था, उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है और ये मुझे पूरा भरोसा है कि ये सरकार की जो मंशा है उसके सर्वोच्च बलिदान को सरकार यूं ही नहीं जाने देगी। इन आतंकवादियों का सर्वनाश होगा, ये संपूर्ण खात्मा होगा। मेरे बेटे का बलिदान काम आएगा। उनके साथियों ने, सरकार ने संकल्प लिया है। बेटा नहीं, लेकिन उसकी यादें आज पिता की आंखों के आगे तैर रही है। एक ही गीत गाता था, तेरी मिट्टी में मिल जावा। पूरा कर दिया उसने अपना काम, जो चाहता था वो पूरा किया उसने। अब उसके इस बलिदान का सम्मान रखें। राजौरी में आतंकियों से लड़ाई में शहीद हुए कैप्टन शुभम का घर अब अधूरा है। वैसे ही उत्तराखंड के नैनीताल के शहीद लॉन्स नायक संजय बिष्ट के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। 15 दिन पहले ही लॉन्स नायक संजय उनके साथ थे, लेकिन क्या पता था अब की बार वो तिरंगे में लिपट कर घर आएंगे। आज शहीदों की शहादत को पूरा देश सलाम करता है। इधर आतंकियों को लेकर भी कई अहम सुराग मिले हैं। जिस सुरंग में छिपकर उन कायरों ने हमारे सैनिकों पर घात लगाकर गोलियां चलाई, उसकी तस्वीर भी आ गई है। इसके साथ ही आतंकियों के हथियार का जखीरा भी बरामद किया गया है। आतंकियों की ये खेप आतंकियों की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। देश ने अपने बहादुर जाबाज खोए हैं और 5 परिवारों ने अपने घर का चिराग। शहीदों के परिजनों के साथ पूरा देश है। साथ ही हर कोई अब आतंकियों के फुल एंड फाइनल सफाई का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए जंग थमी है। गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। चारों ओर अजीब सी खामोशी है और उम्मीदों की रोशनी भी है। दोनों पक्ष बंधकों की रिहाई पर सहमत हुए हैं। तो वहीं इजराइल ने साफ किया है कि 96 घंटे बाद एक बार फिर युद्ध शुरू होगा और आईडीएफ के जवान हमास को पूरी तरह खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गाजा पट्टी से लौटते इजरायली डिफेंस फोर्स के ये टैंक युद्ध विराम की गवाही दे रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच 96 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, यानी इस दौरान किसी तरह की गोलीबारी नहीं होगी। उत्तरी गाजा में फिलहाल बम बारूद की गरज नहीं सुनाई दे रही। 7 अक्टूबर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जंग रुकी है। उत्तरी गाजा की तरह ही खान यूनिस में भी आज का सुबह शांति और सुकून लेकर आया। न गोलियों की आवाज और न ही फौजियों की चहलकदमी। सड़कों पर सिर्फ आम लोग दिखाई दिए। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद इजरायल और हमास युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं। समझौते के तहत आज हमास बंधक बनाए गए 13 लोगों को रिहा करेगा, जबकि इजरायल अपनी जेलों में बंद 39 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास की तरफ से रिहा होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर कर गए थे। युद्ध विराम के दौरान 4 दिन में हमास की ओर से 50 बंधक छोड़े जाएंगे।
जबकि इजराइल की जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। We have just finished with all the communication with all parties in order to ascertain the lists of those civilians who will be freed as a result of the deal agreed upon by both parties. The lists have been handed to both sides, and finally, in a communication just now, the list has been handed to the Israeli intelligence service, the Mossad, in order to facilitate the implementation of the deal. According to this, of course, and as the agreement took place, the beginning of the pause will be 7 a.m. Friday, the 24th of November, and it will last, of course, as agreed, for 4 days. वेस्ट बैंक की ऑफर जेल में कैद फिलिस्तीनियों को भी आज रिहाई की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसी जेल में बंद 39 लोगों को इजराइल की ओर से रिहा किया जा सकता है। युद्ध विराम थोड़ी राहत लेकर तो आया है, लेकिन बीते 48 दिनों में इस जंग की वजह से भारी नुकसान हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक युद्ध में कुल 16,200 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गाजा पट्टी में 14,854 लोग मारे गए हैं, जिसमें 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जबकि 36,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और करीब 7,000 लोग लापता हैं। वहीं इजराइल सरकार के मुताबिक उनके 1,200 लोगों की मौत हुई है। युद्ध विराम से पहले इजरायली सेना ने गाजा के जवालिया का एक वीडियो जारी किया, जिसमें सुरंग, हथियार और मिसाइलें ढूंढते हुए जवान नजर आ रहे हैं। אנחנו נמצאים במסגד בג'באליה, אפשר לראות את הפיר שנמצא כאן, פיר מבצעי। तलाशी अभियान के दौरान आईडीएफ को कई हथियार मिले। दावा किया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। וליד הבתים של האזרחים מצאנו את כל הטילים האלה, טילים בינוניים וארוכי טווח שמכוונים מתוך השטח הבנוי לעבר מדינת ישראל. נכנסנו לתוך העיירה ואיתרנו פירים ליד מסגד, פירים מאוד מאוד גדולים שברור שנעשה בהם פעילות של טרור מתוך המסגדים ומתוך השטח האורבני. सीज फायर से पहले इजरायली सेना ने हमास नेवी के कमांडर अमर अबू जलाला सहित कई आतंकियों को मार गिराया। आईडीएफ ने यह भी साफ किया है कि गाजा पट्टी में आतंकी ढांचा पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा, जिसमें अल शिफा अस्पताल में मौजूद टनल भी शामिल है। אנחנו לפי ההסכם שעתיד להתממש מחר בבוקר, לא צפויה להיות תנועה מהצפון לדרום. זה דבר שהסכימו עליו. צה"ל ערוך בקו הזה ברצועה, ואנחנו נדע להתמודד עם כל אירוע, נדע להתמודד. עשינו תדריך לכוחות. במידה וההסכם הזה ייכנס לתוקף, צה"ל יספק את התנאים המבצעיים למימוש המיטבי של ההסכם. आज से भले ही युद्ध विराम हो गया, लेकिन इजराइल ने साफ किया है कि 4 दिन बाद ऑपरेशन फिर से शुरू होगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। This is a battle for civilization. It has to be won. We will win it because we have no other choice. We don't have a future if we don't. Hamas has already said we'll do it again and again and again. So we'll have to eradicate them. युद्ध 4 दिनों के लिए रुका है। दोनों ओर से इस समझौते का पालन करने की सहमति बनी है। सवाल अभी भी यही है कि क्या इसका पालन सही तरीके से होगा। सवाल ये भी है कि युद्ध जब दोबारा शुरू होगा तो फिर कितनी बर्बादी होगी और उसके रुकने का रास्ता कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को डराने वाली एक और खबर आई है। जल्द ही भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का विमान बना सकते हैं। यह ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे दुश्मन सेना ना तो देख पाएगी, ना पता लगा पाएगी और ना ही उस पर हमला कर पाएगी। भारत और रूस मिलकर पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं। अब अगर भारत ने इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू किया तो ये दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है।
संभावना है कि भारत में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि रूस के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट के भारत के साथ साझा उत्पादन पर बात चल रही है। भारत और रूस 2 दशक से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी FGFA के साझा उत्पादन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर 2018 में यह बातचीत रुक गई थी और इसके साथ ही संभावना बन रही है कि FGFA का निर्माण भारत में शुरू हो सकता है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट वो होता है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, यानी जिसे दुश्मन का रडार देख ना पाए, लेकिन उसका रडार किसी भी खतरे को बहुत दूर से भांप ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस खतरे से निपटने के लिए हथियार तैनात कर ले। उसके हथियार समुद्र, जमीन और आसमान हर जगह एक जैसी काबिलियत के साथ वार कर सकें। वो देर तक सुपरसोनिक यानी आवाज से ज्यादा रफ्तार से उड़ सके। भारत के पास अभी सुखोई 30 और रफाल जैसे अत्याधुनिक विमान हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इन सब से बहुत आगे होगा। यह विमान न केवल हल्का है बल्कि रडार की नजरों से ओझल होकर उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। अगर ये डील फाइनल हुई तो ये इंडियन एयरफोर्स का पहला स्टील्थ विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे रडार देख नहीं पाएंगे। पिछले कुछ सालों में 5वीं पीढ़ी के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने हवाई युद्ध के मायने बदल दिए हैं। दुनिया की हर बड़ी सैनिक शक्ति अब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना चाहती है। इस समय दुनिया में अमेरिकी F-35 और F-22, चीन का चेंगडू 20 और इसके अलावा रूसी सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स हैं। कई और देश भी ऐसे ही FGFA बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल किया है और उसने सीरिया के अलावा यूक्रेन युद्ध में भी अपनी ताकत दिखाई है। पूरी दुनिया में एक एयरक्राफ्ट की चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह है सुखोई 57। Su-57 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। स्टील्थनेस यानी कि दुश्मन के रडार में पकड़ न आने की जो इसकी क्षमता है वो जबरदस्त है। स्टील्थनेस लाने के लिए कुछ खास चीज़ों पर काम होता है। डिज़ाइन बदली जाती है, कुछ एक खास किस्म के कोटिंग उसके ऊपर की जाती है जिससे रडार को उसकी इमेज नहीं मिलती है। स्टील्थनेस में कहते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है पूरी दुनिया में। सुखोई 57 का निर्माण कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से किया गया है, इसलिए दुश्मन के रडार पर यह विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आता है और इसी खासियत को स्टील्थ तकनीक कहा जाता है। इसकी वजह से कोई दुश्मन सुखोई 57 को आसानी से निशाना नहीं बना पाता। सुखोई 57 एक बार में 10 टन से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। मैक 2 यानी आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 3500 किलोमीटर तक बिना अतिरिक्त ईंधन के भी उड़ान भर सकता है। इस विमान में एक बार में 12 हथियार लगाए जा सकते हैं, जिनसे ये जमीन, आसमान या समुद्र में किसी भी निशाने को तबाह कर सकता है। भारत और रूस ने 2007 में साथ मिलकर FGFA के साझा उत्पादन पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन 2018 तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक भारत पहले FGFA की क्षमता को देखना चाहता था और उसके बाद ही किसी समझौते तक पहुंचना चाहता था। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल करना शुरू किया और इसके बाद भारत और रूस के बीच बातचीत दोबारा शुरू होने की खबर आई है। भारत ने 250 से ज्यादा सुखोई 30 जेट्स का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में किया है। इसलिए भारत में सुखोई 57 का उत्पादन शुरू करना आसान है। भारतीय वायुसेना के पास अभी सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में सुखोई 30 और रफाल हैं। भारत स्वदेशी तेजस मार्क 2 भी बना रहा है, जो 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन इसके आने में अभी 4 से 5 साल लगेंगे। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट यानी एमका बन रहा है, लेकिन उसके आने में अभी 15 से 20 साल लगेंगे। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, इसलिए भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जल्दी और सख्त जरूरत है ताकि वो आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रह सके। कृष्ण मोहन मिश्रा,
जी मीडिया, दिल्ली। भारत रूस की जोड़ी जब मिलकर काम करती है तो कुछ कमाल होता है। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी हम देते हैं। सुखोई 57 नाम के इस फाइटर जेट की ताकत है रडार को चमका देना, यानी ये दुश्मन को बिना बताए उसके घर में घुसकर हमला कर सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक हमला करने में मदद करता है। नए फाइटर को उड़ाने के लिए एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक पायलट होता है, पर मदद करने के लिए इसमें दुनिया का पहला वर्चुअल पायलट है जिसकी मदद से बिना पायलट के भी उड़ान भरी जा सकती है। इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में लेटेस्ट हथियार हैं जो किसी भी दिशा से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। ये लड़ाकू विमान मल्टी रोल है, यानी एक एयरक्राफ्ट चाहे तो हवा, जमीन या फिर समंदर किसी भी जगह पर हमला कर सकता है।